अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आई एम जस्ट गिविंग 5 minutes to you all. Go through question number 1 and 2 that we had completed in the last class. If there are any doubts, please let me know. गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग काका. ये स्टैंड दो ना इसको रखने के लिए. ईशान, मेरे को भी थाना में बारिश लगा था साले. मैंने किधर बोला कि देखो बारिश नहीं लगा, पर मुझे तो इन्फॉर्म कर देता कि सर आज हम सब लोग ऑनलाइन बैठने वाले हैं, तो मैं भी ऑनलाइन आता ना. ये इसका स्टैंड किधर है? हाँ, वो रख दो. थैंक यू. चलो एवरीवन, यू हैव 5 minutes टू गो थ्रू दिस आंसर क्विकली. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. हम लोग ने दो कॉन्सेप्ट्स किया था, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, और दूसरा हम लोग ने किया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर. तो एक प्राइस इंडेक्स नंबर था, एक क्वांटिटी इंडेक्स नंबर था, एक प्राइस इनटू क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज वैल्यू इंडेक्स नंबर, एंड स्पेशल इंडेक्स नंबर फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस. ऐसे टोटल 4 टाइप के इंडेक्स नंबर पढ़े थे. स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी तक तो अपन लोग भी टाइम पास ही कर रहे थे, तो किसी ने इज्जत से तो पढ़ा ही नहीं था. नेक्स्ट टाइम से बता देंगे. अबे, अब मेरे को भरोसा नहीं रहा तुम पर. अब तुम जानबूझ के उंगली करोगे, नहीं सर आज मन नहीं हो रहा है लेक्चर बैठने का, आज ऑनलाइन करते हैं, और फिर चला मेरे नाम पर बिल फाड़ोगे तुम लोग. नाइन्टी 99.99% तो हो ही जाना चाहिए आज. कुछ ज्यादा बचा नहीं है. आई डोंट नो इफ आई हैड डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 4 और नॉट, बट मैंने स्टेप्स वैसे भी जब हम लोग ने नेशनल इनकम किया था तभी थोड़े बहुत बताए थे. एक बार क्विकली कंप्लीट कर लो. आई गिव यू सम मोर इनसाइट्स अबाउट इंडेक्स नंबर एंड देन वील स्टार्ट सॉल्विंग सम्स. ऑफ कोर्स आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता. फोरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्टिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. तो स्टॉक मार्केट भी तो एक इंडेक्स ही है, तो उसके लिए मेजर्स होते हैं. बट बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर मेजरली क्यों यूज होता है, तो इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए यूज होता है, वेजेस में कितना चेंजेस आया है वो चेंज फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है. सो फोरकास्टिंग इज अबाउट प्रिडिक्टिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस. अभी बेटा सिग्निफिकेंस का मतलब ही क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है व्हाट इज द importance of index number. Why is index number a important tool in economics as well as in statistics? So सबसे पहला रीजन ही क्या आया, it helps in measurement of inflation. अच्छा, अगर तेरे को याद रहेगा तो अपन ने एक जीडीपी डिफ्लेटर करके कॉन्सेप्ट पढ़ा था. एनएनआई अपॉन आरएनआई इंटू 100 करेंगे तो अपने को मिलता था वैल्यू ऑफ द इंडेक्स. अगर वैल्यू 100 से ज्यादा था तो हम बोलते थे इन्फ्लेशन है, अगर वैल्यू 100 से कम है तो हम उसको बोलते थे कि वो डिफ्लेशन है, बिकॉज 100 इज कंसिडर्ड एज द बेस. या तो 100 को बेस बोल सकते हैं या तो हम लोग 1 को बेस बोल सकते हैं. सो इंडेक्स नंबर का सबसे पहला काम क्या आएगा, इट इज यूजफुल फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन. सेकेंड क्या आया, इट इज यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन विच टर्म्स. रियल टर्म्स मतलब कहना है इट एडजस्ट द प्राइस लेवल ऑफ द बेस ईयर एंड द करंट ईयर. सो देख वहां पर दिया रहेगा इंडेक्स numbers are used to adjust price changes or wages changes. Thus deflating helps to present financial data in which term. और रियल टर्म्स का मतलब क्या होता है, प्राइसेस और ऑफ द करंट ईयर के प्राइसेस आर ऑफ द बेस ईयर. व्हाट वाज रियल नेशनल इनकम का फॉर्मूला?
रियल नेशनल इनकम का फॉर्मूला, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला नहीं। अच्छा, नेशनल इनकम का फॉर्मूला, डू यू अग्री, इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। बोलो प्राइस कौन से ईयर का लेना चाहिए, करंट ईयर का लेना चाहिए कि बेस ईयर का लेना चाहिए, और क्वांटिटी कौन से ईयर का लेना चाहिए। तो ये जो प्राइस तूने लिया वो बेस ईयर का लिया, क्यों बेस ईयर का लिया, क्योंकि अगर करंट ईयर का प्राइस लेंगे तो इन फ्लक्चुएशन होएगा, इन्फ्लेशन होएगा, सो यू शुड टेक द प्राइसेस ऑफ विच ईयर। बेस ईयर का ही दूसरा नाम कौन सा ईयर था, कांस्टेंट ईयर। कांस्टेंट ईयर का मतलब कांस्टेंट प्राइसेस। आर वी क्लियर विद दैट? सो कैन आई से सबसे पहला इट इज हेल्पफुल इन यूजिंग और मेजरिंग इन्फ्लेशन। सेकेंड, इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट डेटा इन विच टर्म्स, रियल टर्म्स के अंदर वी डू नॉट टेक प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर, वी टेक द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। क्या ना, इसे उसके वजह से ट्रेंड्स पता चलेगा कि आज ओवर द लास्ट 4-5 years किस तरीके से ट्रेंड बना है। तो इंडेक्स नंबर का काम क्या है, इट स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज प्रोडक्शन, प्राइस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसी के बेसिस पर ग्राफ बनता है। आपने बहुत बार ग्राफ देखा रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ग्राफ्स बनते हैं। तो ये ग्राफ्स कौन से बेसिस पर बने, पहले तो डेटा निकाला, पहले तो एनालिसिस किया, पहले तो हमने इंडेक्स नंबर का मदद लिया रहेगा, जिससे अपने को पता चला रहेगा कि व्हाट इज अ ट्रेंड और व्हाट इज अ टेंडेंसी। सो बिकॉज ऑफ दैट ट्रेंड और टेंडेंसी वी आर इवन इन अ पोजिशन टू मेक ग्राफ्स। सो इंडेक्स नंबर के वजह से ट्रेंड्स और टेंडेंसीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इट कैन हेल्प अस इन forecasting on the basis of what is happening in the what has happened in the past, what is happening in the present, and what will be the impact in the future. So can I say index numbers are useful for making predictions? Forecast का मतलब ही होता है prediction. On what basis? On the analysis of past and present trends in economic activities. जैसे कि एग्जांपल दिया, बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा पर्टेनिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फ्यूचर प्रेडिक्शन कैन बी मेड। यही स्टॉक मार्केट भी तो करता है ना। स्टॉक मार्केट में भी तो हम क्या करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट के डेटा के बेसिस पर फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। सिल्वर के बारे में भी लोग क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं। अब उसके लिए अगर कोई इंडेक्स नंबर बनता है तो इंडेक्स नंबर्स help us in forecasting something which is going to happen in the future. Therefore forecasting guides in proper decision making. और अगर अपन फोरकास्ट कर पाए तो अपने को पॉलिसीज बनाने के लिए मदद करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर अपने को दिख रहा है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन आने वाला है, तो गवर्नमेंट का पॉलिसीज जो रहेगा वो एंटी इन्फ्लेशनरी रहेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई इंडेक्स नंबर बना और ट्रेंड ये बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी बनाएगा ना जिससे एम्प्लॉयमेंट रेट्स को हम बढ़ाने का कोशिश कर सके। तो प्लानिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर तू पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है तो प्रेजेंट में बैठकर फ्यूचर का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है इंडेक्स नंबर। सो व्हाट डज इंडेक्स नंबर डू, इट हेल्प्स इन फ्रेमिंग। अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी, अगर डिफ्लेशन है तो एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसी, अगर देश में कॉन्ट्रैक्शन है तो एक्सपांशनरी पॉलिसी। ये समझा क्या, देश में क्या है तो देश में क्या लाना है, एक्सपेंशन। सो एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेकर आएंगे। अगर देश में एक्सपेंशन है तो क्या लेकर आना है, कॉन्ट्रैक्शन। इन्फ्लेशन है तो प्राइसेस कम करना है, रिसेशन है तो प्राइसेस बढ़ाना है। मतलब अगर मुझे पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या होएगा तो मैं डिसीजन ले पाएगा ना। आज फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता होता, तो समझा ना मैं क्या बोला। हाँ, तो can I say that index numbers provide guidelines to the policy makers in framing suitable economic policies? कौन सा पॉलिसीज हो सकता है, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिक्सेशन ऑफ वेजेस का पॉलिसी, डियरनेस अलाउंस इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग। डियरनेस का मतलब क्या होता है, यू नो व्हाट डज डियरनेस मीन। तू मेरा डियर, मैं तेरा डियर, ये वाला डियर नहीं होता है। थिंग्स आर गेटिंग डियरर, मतलब थिंग्स आर बिकमिंग चीप, तो थिंग्स आर बिकमिंग डियरर। डियरर का मतलब थिंग्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव।
सो डियरर का मतलब क्या होता है? चीजों का प्राइसेस बढ़ना। तो अपन बोलते हैं या तो चीप या तो डियर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल फोन्स एक्सपेंसिव हो गए तो अ बेटर वर्ड टू यूज इज नॉट एक्सपेंसिव, मोबाइल्स आर डियर या डियरर, जिसका मतलब ये होता है कि हर एक कंपनी में जो लोग भी काम करते हैं उनको एक अलावेंस मिलता है जिसका नाम है डियरनेस अलावेंस। हमको नहीं मिलता है। दिस डियरनेस अलावेंस इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट? कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो क्या लगता है तुमको? डियरनेस अलावेंस भी बढ़ना चाहिए। पर चाहिए, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे वो तो कंपनी का चॉइसेस है ना, कि वो लोग ये कॉस्ट बेयर करने के लिए रेडी है कि नहीं है। सो वेन एवर यू टॉक अबाउट इंडेक्स नंबर, बहुत ही सिंपल है। इंडेक्स नंबर सबसे पहला तो देख, अपन मेजरली इंडेक्स नंबर क्यों यूज करते हैं? इन्फ्लेशन। सो इट हेल्प्स इन मेजरिंग इन्फ्लेशन। फिर दूसरा पॉइंट क्या था? इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग द डेटा इन विच टर्म्स। अभी ये भी तू लॉजिकली सोच, अगर इन्फ्लेशन बोला तो इन्फ्लेशन मतलब क्या ना, इसे प्राइसेस राइज हो गए तो प्राइस अपने को कौन से ईयर का लेना चाहिए? बेस ईयर का, तो ही तो तू इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर पाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इंडेक्स नंबर इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस थिंग्स इन रियल टर्म्स। सर व्हाट इज रियल टर्म्स? मेरे को तो यही नहीं समझा सर। रियल टर्म्स का मतलब व्हेन समथिंग इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड नॉट एट करंट प्राइसेस। व्हेन समथिंग इज मेजर्ड एट एंड नॉट एट, सर कांस्टेंट प्राइसेस मतलब बेस ईयर का प्राइसेस। फिर कैन आई से इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, मतलब कहना इसे फोरकास्टिंग के लिए, अच्छा फोरकास्टिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट आर द ट्रेंड्स एंड द टेंडेंसीज। और अगर फोरकास्टिंग करेंगे तो ही तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि कैसा पॉलिसी लाना है, एक्सपांशनरी लाना है कि कॉन्ट्रैक्शनरी, एग्रीकल्चर में चेंजेस लाना है कि इंडस्ट्रीज में चेंजेस लाना है। वॉट एवर इज द चेंज दैट वी वॉन्ट टू ब्रिंग कैन बी हेल्प्ड वाया इंडेक्स नंबर। सो पढ़ने के लिए बहुत बोरिंग लगता रहेगा ये चैप्टर, बट इकोनॉमिक्स के अंदर इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडेक्स नंबर के वजह से ही इकोनॉमिक पॉलिसीज बनते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी सुना रहेगा, फिस्कल पॉलिसी सुना रहा, तो ये सब किसके बेसिस पर डिसाइड होता है? आज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बजट का प्रोसेस चालू कर दिया रहेगा। बजट मेकिंग का जो प्रोसेस है दैट जनरली स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो बजट अनाउंस कब होने वाला है? 2026 में। पर उसका काम कब से शुरू हुआ? आज से। तो अगर वो लोग आज बैठकर 2026 का बजट बनाने वाले हैं तो उनको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करना पड़ेगा। तो किसका मदद लेंगे? इंडेक्स नंबर्स का मदद लेंगे। इकोनॉमिस्ट लोग इकोनॉमिक्स के टूल्स का इस्तेमाल करके प्रिडिक्ट करेंगे, टेंडेंसीज फाइंड आउट करेंगे और फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करेंगे। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? टोटल 5 है। एक इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए, इन्फ्लेशन बोला तो रियल टर्म्स में आएगा, प्लस पास्ट और प्रेजेंट का ट्रेंड्स और टेंडेंसीज के बारे में बात करेंगे, फोरकास्टिंग के वजह से क्या होएगा? पॉलिसी मेकिंग। तो अगर थोड़ा लॉजिकली सोचेगा ना तो रट्टा मारने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ट्रेंड यहां पर भी बन रहे, एक सीक्वेंस बनता है। आर वी क्लियर विद दैट? देन नेक्स्ट आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज बाय द नेम ऑफ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। ये मैं ऑलरेडी 50 to 60% डिस्कस कर चुका है। तो व्हाट इज स्टेप नंबर 1? पहले तो पर्पस क्या है वो बताओ। पर्पस इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का है, वेजेस कैलकुलेट करने का है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करना है, आउटपुट डिटरमाइन करना है कि आउटपुट में कितना चेंजेस आया। कोई भी चीज बिना पर्पस के तो नहीं हो सकता है। तो आज तुम लोग भी कितना पर्पसफुली और इंटेंटली, पर्पसफुली नहीं होता, पर्पसली यहां पर आए और कुछ लोगों ने दगा दिया सालों ने। तो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर दूसरा क्या होता है बेटा? देयर इज ऑलवेज अ सिलेक्शन ऑफ विच ईयर। बेस ईयर कैन बी अ वेरी डिस्टेंट ईयर, वेरी नियर बाय ईयर, के इट शुड बी अ ईयर विच इज इन मैनेजेबल रीच। मतलब कहना ऐसे, ऐसा 50 साल पुराना वाले को बेस ईयर ले लेगा तो चलेगा। इंडिया का 2025 में चल रहे, अपन बेस ईयर लेते हैं 1975। इट इज अ टू डिस्टेंट ईयर। सो बेस ईयर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस ईयर। रेफरेंस ईयर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। सर नॉर्मल का मतलब क्या होता है? जहां पर नेचुरल कैलामिटीज ना हो एंड इट शुड नॉट बी अ डिस्टेंट इन द पास्ट। अच्छा, जरूरी है कि कोई पर्टिकुलर ईयर पूरा का पूरा नॉर्मल ईयर हो? नहीं।
तो बेस ईयर कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बोला था कि थोड़ा सा पार्ट हम 2020 का ले लेंगे, थोड़ा सा पार्ट हम लोग 2019 का ले लेंगे, थोड़ा सा पार्ट हम लोग 2016-17 का लेंगे, ऐसा करके बेस ईयर का कैलकुलेशन होता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज द सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर. करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा का पूरा ईयर नॉर्मल ईयर होता है क्या? नहीं होता है. तो अपने कंट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. वो क्या करेगा, वो बेस ईयर का कैलकुलेशन करेगा, बेस ईयर के प्राइसेस निकाल कर देगा, एंड वो बेस ईयर के प्राइसेस पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, बेस ईयर को कैलकुलेट करने के साथ साथ देयर नीड टू बी सिलेक्शन ऑफ आइटम्स. डू यू रियली थिंक कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग दुनिया में जितनी भी चीजें बन रही है वो सब चीजों को इंक्लूड करते हैं? आज तुम्हें को एक बात बता, आर इंडिया के अंदर जो गुड्स बन रहे हैं, कैन आई से दे मस्ट बी इन लैक्स एंड क्रोर्स. पेंसिल, इरेजर, पेन, घड़ी, कपड़ा, बैग, शूज, सॉक्स, बेल्ट, वॉलेट, घर, गाड़ी, माइक्रोवेव, चम्मच, थाली, बर्तन, दूध, दही, शक्कर, अरे कितना चीज रहेगा. डू यू थिंक इंडेक्स नंबर कैन बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द आइटम्स? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं. इट ऑलवेज हैज टू बी अ बास्केट, and that basket represents the value of all the things. I repeat, it is always a, जैसे कि अगर तुम में से आई एम श्योर कुछ लोगों को तो पता ही रहेगा, सेंसेक्स और निफ्टी, निफ्टी 50 बोलते. क्यों 50 बोलते? 50 कंपनी है, बेस्ट 50 लिया ना तूने. पर क्या निफ्टी 50 सिर्फ 50 कंपनीज में ट्रेड करता है तो 500 कंपनीज. बट अपने ने इंडेक्स में कौन सा कंपनीज लिया? 50 ही लिया. ये 50 इज द ट्रू वैल्यू ऑफ ऑल द 500. सिमिलरली ये जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो यू विल हैव टू सिलेक्ट सर्टेन आइटम्स. फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है तो वन नॉन नेगोशिएबल आइटम विल बी ऑयल. ऑयल मतलब जो घर पर तेल यूज करते हैं वो वाला ऑयल, क्रूड ऑयल. वाई क्रूड ऑयल? सर क्रूड ऑयल का तो कोई लेना देना ही नहीं है. वाई क्रूड ऑयल? सिलेक्शन ऑफ आइटम है. तो अगर मुझे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है तो उसमें से एक नॉन नेगोशिएबल आइटम क्रूड ऑयल है. मेरा सवाल यह है कि वाई क्रूड ऑयल इज अ नॉन नेगोशिएबल आइटम. ये तो कोई भी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होएगा ना प्राइस के रिलेटेड, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को तो अपन लेंगे ही लेंगे. बिकॉज कहने से क्रूड ऑयल का प्राइसेस हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज. कैसा? ट्रांसपोर्टेशन. क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सारे ही चीजों का प्राइस बढ़ जाता है. सो कैन आई से क्रूड ऑयल इज अ गुड इंडिकेटर, एक इंडिकेटर जो बाकी के सारे गुड्स को रिप्रेजेंट कर सकता है. सो यस, कोई ऑयल इज इंपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग का खर्चा. अच्छा, सेंसेक्स में भी 30 कंपनीज ही, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर. तो क्या सेंसेक्स के अंदर 30 ही कंपनी ट्रेड कर रहे हैं? तो सेंसेक्स का वैल्यू आज 80,000 कुछ तो पॉइंट्स है. तो ये 80,000 पॉइंट्स ये क्या है? ये एक इंडेक्स नंबर का वैल्यू है. हर एक पॉइंट का एक न्यूमेरिकल मनी वैल्यूएशन है. फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट इन सेंसेक्स इज इक्वल टू 1 लाख करोड़. सो 80,000 पॉइंट्स का मतलब 80,000 लाख करोड़ है. सो इंडेक्स नंबर ने क्या किया, एक बड़े से डेटा को कंसाइज कर दिया. तो क्या तू सारा आइटम्स को सिलेक्ट कर सकता है? मैं मतलब इधर ही देखेगा ना, क्लासरूम में मेरे को 50 आइटम दिख रहे हैं. ये स्क्रीन है, कीपैड है, टैब है, एसी है, पेन है, बेल है, रबर बैंड है, माउस है, स्टिकर है, इधर वायर्स है, प्लग है, चेयर है, घड़ी है. हर एक चीज का थोड़ी ले सकते. तो यू नीड टू सिलेक्ट अ फ्यू आइटम्स which are going to represent the value for all the other items. So देख, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स के अंदर क्या लिखा, while the index number is included you need to take the right. क्यों सैंपल वर्ड आया? क्योंकि मैं सब ले रहा है कि कुछ चीजों को सिलेक्ट कर रहा है.
तो सैंपल ही बोलते हैं ना जब हम सिलेक्ट करते हैं उसको तो. एंड the number of items to be included in construction of a particular index number. While constructing price index number, it is impossible to include each and every commodity. यही मैंने एक्सप्लेन किया. The commodity selected should represent the taste, habits, customs of the people. And moreover, standardized or graded items should be included to give the best results. क्यों standardized? क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रहेगा तो उसका प्राइसेस नॉर्मल रहेगा, वो रेगुलेटेड रहेगा, गवर्नमेंट के पास उसका सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ एन आइटम. कौन से आइटम बेस ईयर के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आया बेटा, सिलेक्शन ऑफ वाई प्राइस कोटेशन. क्योंकि कहना से प्राइसेस, अगर मेरे को प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है तो मेरे को प्राइस क्या लेने का है, आज एवरेज लेना पड़ेगा. तो देख एक पॉइंट भी आएगा, सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल एवरेज. आगे देखते हैं, द प्राइसेस ऑफ सिलेक्टेड कमोडिटी में वेरी फ्रॉम प्लेस टू. बहुत नेचुरल है. आज जैसे कि पनीर माइट बी डिफरेंट, प्राइसेस माइट बी डिफरेंट. अच्छा, बहुत बार क्या होता है, मैं तेरे साथ सुबह का एग्जांपल भी शेयर करता हूं. व्हेन आई बुक अ कैब एट बिफोर 6 o'clock, I get cabs at probably 350, 370. But once it is 7 o'clock, 6:15 के आसपास, the prices of cabs rise. तो place to place, time to time. अच्छा, place to place, अगर तू कैब को बुक कर from पवई, it will be much expensive. क्योंकि पवई ऐसा थोड़ा प्रीमियम जगह ना. तो एल्गोरिथम्स तो आजकल बहुत पावरफुल चलते हैं. तुम लोग ने ये भी सुना रहेगा कि अगर तुमने आईफोन से कुछ ऑर्डर किया तो प्राइसेस अलग होता है. तो ये कैसे पॉसिबल है, एल्गोरिदम्स है आज के डेट में. तो कहना से ये जो प्राइस कोटेशन है वो भी तो प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, शॉप टू शॉप डिफर करेगा. तो अपने को एक ऐसा प्राइस लेना पड़ेगा जो रिप्रेजेंट करता है मेजॉरिटी को. तो it will differ from shop to shop in the same market. Therefore, it is important to obtain price quotations from an unbiased price reporting agency. Also, proper selection of representative places and persons is required to achieve accuracy. क्योंकि अगर जो डेटा कलेक्ट किया वही गलत हो गया तो फिर तो इंडेक्स नंबर भी गलत ही आएगा ना. I don't know whether you all have ever heard this, शायद सुना हो. दो टाइप का डेटा होता है, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है. मीन मीडियन मोड किया है तो उसके अंदर वो जो डेटा का कलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है ना. आज डेटा अगर फर्स्ट हैंड हो तो उस पर ट्रस्ट ज्यादा कर सकते हैं कि कम कर सकते हैं. मैं खुद जाकर डेटा कलेक्ट करके आया और उसकी जगह पर मैंने किसी और के ऊपर वो काम डाला, व्हाट इज मोर ट्रस्टवर्दी, खुद जाकर करना. तो प्राइमरी डेटा, इसीलिए देख क्या मस्त एक लाइन डाला, ऑल्सो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लेसेस एंड पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्यूरेसी. क्योंकि अगर तूने कोई जगह ही गलत चुन लिया जहां पर सब मैनिपुलेट कर रहे हैं, सब फ्रॉड कर रहे हैं, सब अलग लेवल का प्राइस चार्ज कुछ और करते हैं और बोल कुछ और रहे, तो तेरा जो इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन रहेगा वही गलत हो जाएगा. तो इंडेक्स नंबर्स के लिए तेरे पास स्ट्रॉन्ग प्राइमरी डेटा होना चाहिए. आर वी क्लियर विद दैट? नेक्स्ट वाला क्या आया, सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल एवरेज. तो सूटेबल एवरेज के अंदर जनरली हम लोग कौन सा एवरेज चूज करते हैं, अरिथमेटिक मीन. कहना इसे मीन का मतलब मिड पॉइंट होता है, मीन का मतलब एवरेज होता है, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द नंबर अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स. सो एवरेज अपन जैसे क्रिकेट के अंदर अगर 10 इनिंग्स खेला तो 10 इनिंग का स्कोर टोटल रन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स. वैसे ही यहां पर एवरेज के अंदर बेस्ट इज कंसिडर्ड एज अरिथमेटिक मीन. क्योंकि कहना है से मोड तो पोजिशनल एवरेज. गजब लोग हो बेटा, मैं मैथ्स का टीचर नहीं है फिर भी मुझे मालूम है. कहना है से मीन मीडियन मोड के अंदर पहले तो वो पोजिशनल एवरेज बोलते हैं उसको. क्योंकि आप क्या करते हो मोड फाइंड आउट करने के टाइम पर, जरा बताओ तो मेरे को.
जिसका, हाँ, और मीडियन में हम क्या करते, असेंडिंग, मतलब तूने पोजीशनिंग किया ना, अच्छा, जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ वो, तो ये मोड और मीडियन इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है जितना ज्यादा एक्यूरेट एक अरिथमेटिक मीन होता है। यार वी क्लियर? पक्का। आगे बढ़ते हैं। असाइनिंग व्हाट, अभी ये थोड़ा सा टफ हो सकता है समझने के लिए, पर मैं समझाता हूं। प्रॉपर वेट्स का मतलब क्या, कौन सी कमोडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या जितनी भी कमोडिटीज है सबको इक्वल वेट दे सकते, कि मोबाइल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना के बुक, या बुक उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना खाना इंपॉर्टेंट है, खाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट है। एवरी कमोडिटी विल कैरी अ डिफरेंट वेट। तो all items selected in the sample are not going to be of equal importance। आज प्रायोरिटी वाइज होता है ना, तो प्रायोरिटी में तेरे लाइफ में क्या प्रायोरिटी है, मेरे लाइफ में क्या प्रायोरिटी है, वो सबका प्रायोरिटीज तो चेंज होएगा। बट कैन आई से दैट नेसेसिटीज का जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा रहना चाहिए। मतलब नेसेसिटीज को जो वेट मिलना चाहिए वो कम वेट मिलना चाहिए कि ज्यादा वेट मिलना चाहिए, ज्यादा वेट मिलना चाहिए। सो कैन आई से, ये लाइन को प्लीज अंडरलाइन करना और एग्जाम में लिख के आना, ऑल आइटम्स सिलेक्टेड इन द सैंपल आर नॉट ऑफ इक्वल वेट देयर और इक्वल इंपॉर्टेंस, therefore it is important to assign proper weights to these items as per their relative importance। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बड़ा वेट वैल्यू दे दो, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कम वैल्यू दे दो। वेट्स दिस वेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक क्वांटिटी वेट्स होता है, एक वैल्यू वेट्स होता है। सो क्वांटिटी वेट्स इज डिनोटेड बाय q, वैल्यू वेट्स इज डिनोटेड बाय p into q। एंड सिलेक्शन ऑफ व्हाट, अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। भाई लास्पेस का यूज करने का है, पैस्चेस का यूज करना क्या है, फिशर का यूज करना है, बाउले का यूज करना है, कि मार्शल का करना है, एक और है जो मेरे जिसका नाम मेरे को याद नहीं है, वॉल्श। सो आई थिंक वॉल्श इज द मोस्ट प्रिफर्ड वन, मार्शल एंड वॉल्श के फॉर्मूलाज को ज्यादा प्रिफर करते हैं, मुझे भी नहीं पता है। तो इन शॉर्ट देयर शुड बी अ सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। यार वी क्लियर? अच्छा, ये तो मेरे को लगता है तुम लोगों को ऑलरेडी आना चाहिए। व्हाट इज द सिंपल इंडेक्स नंबर? प्राइस, तो देख प्राइस इंडेक्स नंबर भी हो सकता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या बना, P1 का समेशन अपॉन P0 का समेशन इनटू 100, ये प्राइस इंडेक्स नंबर। फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या आएगा, समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100। बेटा ये नहीं समझता रहेगा तो मेरे को बताना, मेरा अजम्पशन है कि तुमको सिंपल इंडेक्स नंबर क्या है ये पता है। उसमें सिंपल इंडेक्स नंबर में पहला कैटेगरी क्या आया, दूसरा कैटेगरी क्या आया, ए और बी को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर। सो देख, समेशन ऑफ P1 अपॉन Q1, सॉरी समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0, करंट ईयर का प्राइस इंटू क्वांटिटी, बेस ईयर का प्राइस इंटू क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100 करेगा तो मुझे मिलेगा वैल्यू इंडेक्स नंबर। फिर आया वेटेड वाला, जिसमें वो लास्पेस, पैस्चेस, फिशर्स, बोलेस है। तो देख वेटेड एवरेज के अंदर फॉर्मूला क्या बन गया, पहला लास्पेस का फॉर्मूला, इट इज द समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इनटू 100। मतलब प्राइस लास्पेस ने कौन से ईयर का लिया, प्राइस करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, और प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, सॉरी बेस ईयर डिवाइड किया तो बेस ईयर के साथ किया। पर इसी की जगह पर अगर तुम लोग देखोगे तो पैस्चेस का फॉर्मूला अलग है। पैस्चेस क्या फॉर्मूला लेता है, P1 Q1, मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ ऑफ द करंट ईयर अपॉन प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ ऑफ द बेस ईयर। हाँ
सॉरी, P0 Q1 मतलब प्राइसेस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी, क्योंकि देख क्वांटिटी तो करंट ईयर का ही होना चाहिए ना, कोई तो एक वेरिएबल करंट ईयर का होना ही चाहिए, क्योंकि अगर करंट ईयर का वेरिएबल ही नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि करंट ईयर में कितना चेंज आया है. सो देर आर हाउ मेनी फॉर्मूलाज दैट वी हैव टू स्टडी. टू. पहला फॉर्मूला क्या है? लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर और परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर. आर वी क्लियर विद दैट? एंड नाउ पूरा ये बस यही है. अभी देख तू ये वाला आंसर तो अपन लास्ट में करेंगे, लिमिटेशंस वाला. आई वांट यू टू स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स व्हिच आर गिवन एट द बैक ऑफ द बुक. तुम लोग 2-3 पेज नीचे करोगे तो शायद तुमको दिखेंगे भी. ये देख, सॉल्व इंडेक्स नंबर. तो पहला वाला कौन सा सॉल्व करने के लिए बोला तेरे को? प्राइस. दूसरा वाला कौन सा बोला? क्वांटिटी. तीसरा कौन सा बोला? वैल्यू. अब नीचे कुछ सम्स दिए रहेंगे. कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा. मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक सारे सम्स चाहिए. हाँ बोल, जा बेटा. जो मैं नहीं रोक, जो भगवान नहीं रोक पाया, मैं कैसा रोकेगा? और मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो ना. रादर देन सॉल्विंग द सॉल्व्ड एग्जांपल्स, कैन यू सॉल्व सम्स फॉर प्रैक्टिस? देख उसका तो सोल्यूशन ऊपर दिया है. देख ये सारे सम्स है ना बेटा, उसका सोल्यूशन दिया है, प्लस तुम लोग ने ऑलरेडी मैथ्स में भी किया हुआ है. तो आई थिंक ये तुम लोग खुद से कर सकते हो. मेरे को चाहिए कि तुम लोग सम्स फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कंप्लीट करके दो. यू हैव 30 मिनट्स टू कंप्लीट 5 सम्स. सर पर ज्यादा इंपॉर्टेंस कैसे मिल जाएगा? मैं समझा नहीं तेरा सवाल ईशान. इंपॉर्टेंस का मतलब, जब भी इंडेक्स नंबर फ्रेम होते हैं हम सर्टेन आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें ऑयल को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. पर अगर सपोज कर एक और कमोडिटी जो हमने इंक्लूड किया है इंडेक्स नंबर में, वो है मिल्क, तो मिल्क का इंपॉर्टेंस हम लोग शायद थोड़ा कम रखेंगे और ऑयल का इंपॉर्टेंस हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे. दैट इज द डिसीजन ऑफ द CSO. क्योंकि चेंज कितना है वो पता चलेगा ना बेटा. बेस ईयर का क्वांटिटी करंट ईयर का क्वांटिटी में कितने का चेंज है. फॉर एग्जांपल बेस ईयर में 100 यूनिट्स बने थे, करंट ईयर के अंदर 120 यूनिट्स बने थे, तो तेरे को चेंज इन क्वांटिटी रियल टर्म्स में मिल गया. तो इट हेल्प्स नो. When you take the quantity of base year and the quantity of the current year, you actually find out how much is the change in the quantity. बट वो तो हर एक इकोनॉमिस्ट ने खुद का लॉजिक दिया उसके पीछे. किसी ने कोई तरीके से किया तो किसी और ने किसी और तरीके से किया. तो आज तू अगर ये दोनों फॉर्मूलाज देख रहा है, लैस्पेस और पैस्चेस का, तो उसके अंदर तू क्या देख रहा है कि एक के अंदर वो लोग ने प्राइसिस को लेकर फाइंड आउट करने का कोशिश किया, क्वांटिटी बेस ईयर का लिया. तो मैंने क्वांटिटी बेस ईयर का लेकर प्राइस में कितना चेंज आया वो फाइंड आउट करने का ट्राई किया. तो देख उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा है, इन दिस टेक्निक बेस ईयर क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड एज वेट. देयरफॉर लास्पेस प्राइस इंडेक्स के अंदर अपने को चेंज इन प्राइस पता चल जाएगा, जबकि परचेस का जो फॉर्मूला है उसके अंदर करंट ईयर क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड एज द वेट. So different economists had different point of views of calculating their index numbers. Yes. Yes. 5 सम है. देख ऑलरेडी उसका सोल्यूशन भी दिया गया है, प्लस आई एम श्योर तुम लोगों ने बहुत कुछ मैथ्स में प्रैक्टिस किया है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है. तुमको करना है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठा है. बट आई बिलीव 5 सम शुड बी इनफ फॉर प्रैक्टिस. 4.
देख लैस्पेस और पैस्टेस वाला रहेगा ना, तो उसके लिए ये वाले स्टेप्स दिए हैं, उसको मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट। देख प्राइस और प्राइस क्वांटिटी इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि प्राइस क्या है, समेशन ऑफ ऑल द प्राइसेस। क्वांटिटी क्या है, समेशन ऑफ ऑल द क्वांटिटीज। वैल्यू क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी का वैल्यूज अपॉन करके, वो इजी है। बट जब लैस्पेस और पैशेस आता है तो अपने को अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पर निकालना पड़ेगा। तो लैश पैशेस और तो जो लैस्प्रेस का फॉर्मूला है उसमें क्वांटिटी बेस ईयर का है। आई रिपीट, लैस्प्रेस का जो फॉर्मूला है उसमें क्वांटिटी बेस ईयर का है। तो फॉर्मूला क्या है, P1Q0 अपॉन P1Q0, P0Q0 बराबर P1Q0, मतलब मैंने करंट ईयर का प्राइस बेस ईयर का क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का क्वांटिटी। तो देखो क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो P1 P0 Q1 Q0 ये लिखना पड़ेगा। फिर तेरे को दो कॉलम नए बनाने पड़ेंगे, P1 इंटू Q0, P0 इंटू Q0। तो वो है ना, इसके लिए ये स्टेप्स पढ़ना, ये सब तुमने किया है? ये तो तेरे अंडरस्टैंडिंग और सिंपल एप्लीकेशन के लिए है। देख बेटा, 8 नंबर के लिए क्या, 8 मार्क्स के लिए वो लोग क्या पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर एंड अ सम, कि भाई एक मेथड से सम सॉल्व कर दो और इसके फीचर्स बता डालो। सो 8 मार्क्स के लिए आई हैव नॉट सीन एनी क्वेश्चन फ्रॉम इंडेक्स नंबर इन द पास्ट ईयर्स। हाँ मतलब काफी इजी है। बट देख इकोनॉमिक्स के अंदर कैसा होता है मालूम है, 8 मार्क का सम नहीं आएगा। वो लोग देखो थियोरी प्लस सम पूछ के 8 मार्क का बनाने का कोशिश कर सकते, जबरदस्ती वाला बोलते हैं ना वैसे। 4 मार्क्स सम, दैट्स इट। सो ये चैप्टर का वेटेज मुश्किल से 8 मार्क का है। सो द टोटल वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इटसेल्फ डज नॉट क्रॉस 8 मार्क्स। तो फिर 8 मार्क का अगर एक सम पूछ लिया तो ऑब्जेक्टिव्स में कुछ नहीं आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन में कुछ नहीं आएगा, आंसर द फॉलोइंग में कुछ नहीं आएगा। तो दैट इज द रीजन आई विल गिव यू द वेटेज आल्सो ऑफ ऑल द चैप्टर्स इफ रिक्वायर्ड। सब चैप्टर्स का वेटेज कितना है विद ऑप्शंस, पर ये मैं अभी देगा ना तो प्रॉब्लम है, आई विल नॉट गिव इट टू यू राइट नाउ। बेटा देर आर 5 सम्स दैट यू नीड टू सॉल्व, सम्स फॉर प्रैक्टिस में है। If you have any doubts, you can let me know in the chat box. I will solve it for you. So I am giving. I hope सबका एटलीस्ट एक सम तो हो गया है। और तेरा आंसर चेक किया तूने, आंसर बराबर आया 136.36। तो क्या कर मालूम है, साइमल्टेनियसली चेक भी कर, सो दैट अगर तेरा कोई आंसर गलत जा रहा है तो अपन उसमें रेक्टिफिकेशन करके तू वही सम को उधर कंप्लीट कर दे, तो तेरे लिए भी नोट्स में प्रॉपर सोल्यूशंस दिख जाएंगे। बेटा गलती हो गया रहेगा, नाराज मत हो। हाँ तेरे को चाहिए तो या तो क्वेश्चन चेंज कर दे, प्राइस कर दे उसको, या तो प्राइस इन बेस ईयर को तो क्वांटिटी इन बेस ईयर कर दे, दोनों में से एक। सो देयर माइट बी सम प्रिंटिंग एरर। तो अगर चाहिए कुछ क्वांटिटी बोला है ना, तो लेट्स कंसीडर दिस एज क्वांटिटी। आराम से करो, घाई मत करो। मेरे को इसके बाद एक ही और आंसर पढ़ाना है एंड दैट शुड बी इट फॉर द डे। Index numbers chapter will be completed and moreover I hope you have understood the theory part of index number, क्योंकि मेरे को सम्स वाले पार्ट में तो एक पैसे का भी डाउट नहीं है, वो मैथ्स में ऑलरेडी तुम अच्छे से कर चुके हो, इसीलिए खुशी खुशी सम लेकर बैठ गए।
एक सम आने के चांसेस है, बट नॉट मोर देन दैट. कितना डिफरेंस है? मतलब तूने ना 3D पूरा पूरा कैलकुलेट करेगा ना, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन गो हेड. कैसा होता है, तेरे को क्या आया, तू बोल वापस. 8-6 आया तेरे को, और आंसर दिया है 8-7, विच मीन्स तूने ना 8-6, इसके आगे जो नंबर रहेगा ना, तो 5 आया ना. ओके, बट दैट इज ओके, इतना माइनर डिफरेंस इज ऑल राइट, नॉट अ प्रॉब्लम. हाँ, मतलब अच्छे से प्रेजेंट कर टेबल फॉर्मेट में, प्राइस, क्वांटिटी, P0, Q0, P1, Q1, P1, Q0 उसका एक टेबल, P0, Q0 का टेबल, फिर उसका समेशन. सो प्रेजेंट इट इन अ मैनर जिसको देखकर ही समझ में आ जाए. मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए. थर्ड वाले का आंसर नहीं आ रहा है तेरे को, आई विल हेल्प यू सॉल्व. तेरे को आया? आ गया बेटा, इधर तो थर्ड वालों का आया, मतलब तू कुछ गलती कर रहा है. I'll wait for 5 more minutes. उसके बाद if you want you can take a break and then we start with one more answer and objectives वाला पार्ट. चलेगा? 9 बजे तक मैं वेट करेगा फॉर पीपल टू कंप्लीट. अभी एक ही चैप्टर, एक ही आंसर बचा है कराने का, एंड ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट, एंड यू ऑल कैन लीव एट 9:30 9:40 इफ यू वांट. तुमको अगर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करना है तुम कर भी सकते हो, सिंस यू आर ऑलरेडी डन. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स, प्लीज स्टार्ट कंप्लीटिंग. जूम क्लास में सब लोगों का हो गया है क्या? किसी को कोई सम मैं सॉल्व करके दूं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी चाहिए तो भी मेरे को बोलना बेटा, आई कैन सॉल्व सम ऑल्सो. इफ यू वांट मी टू सॉल्व एनी सम. हाँ ठीक, इतना 0.01 कोई नहीं पूछने वाला है. ओके हृदय, व्हाट अबाउट अदर्स इन द क्लास? चैट बॉक्स में रिप्लाई दे देना. लास्ट सम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम अथर्व, यू हैव अनदर 5 minutes. आदित्य, हृदय, जो लोगों का भी हो गया है, अगर आपको चाहिए तो आप ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट स्टार्ट करो. ओके धात्री, कसा आहेस रे वक्रतुंड? मजेत? ओके भूमी, तो अपन हर बार जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते करते हैं उसी तरीके से यू आर सपोज टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, या ए से लेकर ABCDEFG तक. मतलब इन शॉर्ट जितने ऑब्जेक्टिव्स है, देख एग्जाम में जाने के पहले सब कुछ आना चाहिए, 100 बात का एक बात. किसी का एग्जाम के रिलेटेड कोई पोर्शन का स्ट्रेस नहीं है ना, मतलब आई तो बिलीव वी आर मच अहेड, but in case there is something that is not done, do let me know so that we can complete your exam related portion as well. मैं 9 बजे आंसर का डिस्कशन लेना स्टार्ट करेगा, फिर वापस ऑब्जेक्टिव्स के लिए तुम लोग को टाइम दे दूंगा. तो अभी तक जितना हो रहा है तब तक करो, क्योंकि कुछ लोगों का बाकी है. दैट्स ग्रेट विहान. यूनिट 2 में अगर यूनिट टेस्ट के अंदर सिर्फ 2 ही चैप्टर, मजा है तेरे को? हाउ मेनी मार्क्स इज द यूनिट टेस्ट? 25?
2 और 3 यही है, तू भी एनएम में तो मस्त प्रिपेयर करके जाओ यार विहान। आई थिंक 2 और 3 अपना तो सीए फाउंडेशन के लेवल तक का प्रिपेयर हुआ है, तुमको भी वही करना चाहिए। You should, when you prepare for your college exams, you should not prepare for your college exam, but for CA foundation exam. So try and score as much as you can. I think a score of 23, 24 is achievable in a college like NM, where they will definitely cut some marks, standard deduction. Try and be the highest in the college. 23 is the minimum that everybody should score. Objectives में वो लोग तुम लोग को बहुत घुमाएंगे, तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग जाना। 1 मार्क मैक्सिमम। ऐसे तो अगर तूने अच्छा लिखा रहेगा ना विहान, तो ओनली हाफ अ मार्क विल बी कट। सो आउट ऑफ 8 यू विल स्कोर 7.5 मार्क्स इफ यू राइट अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर। बोर्ड्स का हाईएस्ट 97 है, कैसा आएगा 97 किसी को हाईएस्ट? ठीक है, जो तुम लोग को मिला, अभी कॉलेज के साथ तो अपन नड़ नहीं सकते, तो जो करने का रहेगा करेंगे वो लोग। और देख वो तो तेरे हाथ में है ही नहीं, वैसे तो मैं जितना मुझे पता है और जितना मेरा मॉडरेटर होता है ना उसके साथ बात हुआ है, सो दे से वी गिव 7, मिनिमम 7 तो दे ही देते हैं हम लोग, अगर अच्छे से लिखा रहेगा तो। 7.5 इज रेयर, बिकॉज उसके लिए तेरे को बहुत ब्रिलियंट पेपर लिखना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन ऑन पॉइंट होना चाहिए, तूने डेफिनेशन प्रॉपरली लिखा है, तूने टेबल बनाया, तूने डायग्राम बनाया, तूने अजम्पशंस लिखा, तूने उसका एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन किया। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, अ वेरी वेल रिटन आंसर विदाउट कैंसलेशंस, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स, नीट क्लीन नेम्ड डायग्राम विल हेल्प यू स्कोर मोर मार्क्स। अब भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे एक स्टूडेंट को लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स में 96 मार्क्स आए, तो 96 तो अचीवेबल है। तो अगर तू बोल रहा है कि मैक्सिमम बोर्ड में वो लोग 6 मार्क दे रहे, तो उसका 8 में से तो 4 मार्क तो उधर ही चला गया, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो 96 आया कैसे उसको? तो शायद रिजल्ट भी होएगा, बस उस लड़के का नाम याद होना चाहिए, विशाल। रिजल्ट का फोटो डिलीट कर दिया रहेगा तो कल्याण। ऑब्जेक्टिव्स इजी लग रहे हैं बेटा, मतलब बिकॉज दे आर थियोरी बेस्ड, दे आर नॉट सम्स पर बेस्ड नहीं है, तो कहीं पर भी डिफिकल्टी होता रहेगा। प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। चलो ये सब लोगों का हो जाना चाहिए। यू हैव लास्ट 2 मिनट। So we'll start with that one last answer. One last time I am explaining कि बेटा लास्प्रेस के फॉर्मूला के अंदर we take base year quantity as a weight. Now why do we take base year as quantity? बेस ईयर का क्वांटिटी एज द बेस, वो उसका चॉइस था, उसको ऐसा लगा ऐसा करने से मुझे एग्जैक्ट इंडेक्स नंबर मिल सकता है। सो व्हाट वाज हिज थॉट प्रोसेस? इसका थॉट प्रोसेस था कि क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर अगर हम लोग लेंगे तो क्या होएगा, उसके वजह से अपने को एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि हाउ मच इज द डिफरेंस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स टू बी ब्रॉट। मतलब अगर P1 पर लिया और P0 पर लिया, तो Q0 तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, विच मींस सेम नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो अपने को समझ में आता है फ्रॉम लैस्प्रेस फॉर्मूला। सो लैस्प्रेस क्या बोलता है, मैंने कहीं पर तो ये फाइंड आउट किया, दिस मींस द इंडेक्स मेजर्स हाउ मच मोर और लेस इट वुड कॉस्ट टू परचेज द सेम बास्केट ऑफ गुड्स, क्योंकि Q0 ही लिया और P1 और P0 तो अलग आएगा,
तो सेम बास्केट ऑफ गुड्स के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा या कितना कम स्पेंड करना पड़ेगा, ये इस फॉर्मूला से हमें पता चलता है। तो कितना मस्त एक लाइन लिया है, दिस मीन्स द इंडेक्स मेजर्स हाउ मच मोर और लेस इट वुड कॉस्ट टू परचेज द सेम बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द करंट पीरियड कंपेयर्ड टू द बेस पीरियड. The base period quantities are used as weights to isolate the impact of changes in the price levels, keeping the consumption of the basket constant. ये किसका लॉजिक था? लेस्प्रेस. वैसे ही पैशेस के अंदर थोड़ा सा उसने चेंज कर डाला. पैशेस क्या बोलता है? पैशेस बोलता है कि मैं करंट ईयर के क्वांटिटी को वेट लेगा. इसका मतलब ये बताना चाहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस लोग क्या खरीदना चाहते हैं, क्योंकि कहना है प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर अगर लिया तो क्या हुआ, इन पैशेस इंडेक्स करंट ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट बिकॉज इट एम्स टू रिफ्लेक्ट द करंट कंजम्पशन. करंट कंजम्पशन मतलब करंट क्वांटिटी लिया. दिस approach provides a more accurate representation of how price changes affects the consumers in the present period as opposed to relying on outdated base year's consumption pattern. क्योंकि मेरा consumption pattern मेरे current year में change होएगा, वो other factors पर dependent है, not only on my price. आज suppose कर अगर मेरे को लॉटरी लग गया और मेरा पास बहुत पैसा आ गया कहीं से, तो प्राइस अगर बढ़ भी गया रहेगा, my current consumption will change. अच्छा, अगर मेरे घर पर कोई प्रॉब्लम रहेगा, मेरे पास पैसा का कमी रहेगा, प्राइस गिर भी गया रहेगा ना, तो भी मैं कम क्वांटिटी फाइंड करेगा. तो पैशेज ने क्या किया? पैशेज ने करंट ईयर के क्वांटिटी को बेस लिया क्योंकि ही वांटेड टू फाइंड आउट द करंट कंजम्पशन, वेयर एज बाउल इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था. So beta, it is all about the point of view with which economists had created a particular formula. यार भी क्लियर? किसी ने मेरे को ये डाउट पूछा था, कौन था, नाम याद है क्या वो जिसके साथ बात कर रहा था? ईशान था. ए ईशान है कि गया? लगता नहीं है. ए ईशान है क्या? हाँ है. थैंक यू भाई. मे गॉड ब्लेस यू. गजब सवाल है. देख, इतना डिटेल में मैं अभी तक गया नहीं है इंडेक्स नंबर के. मैं तेरे को बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या आइडियल है. सी, आई ऑल्सो फील समवेयर व्हाट पैशेज डिड इज करेक्ट, बिकॉज बेस ईयर का क्या करूं मैं? बेस ईयर के क्वांटिटीज को लेकर मेरे को क्या समझ में आएगा? मेरा करंट कंजम्पशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन माय बेस ईयर का कंजम्पशन इन माय पर्सनल ओपिनियन. जब हम लोग लेस्प्रेस का बात कर रहे हैं ना, तो उसमें सिर्फ प्राइस को प्राइमरी फैक्टर बना डाला, जबकि रियल लाइफ के अंदर मुझे लगता है कि प्राइस इज नॉट द ओनली फैक्टर विच अफेक्ट. प्राइस डेफिनेटली अफेक्ट्स, probably the most important factor, but there are other factors also which affect. So मुझे भी ऐसा लगता है कि पैशेस का फॉर्मूला is more accurate in terms of calculating an index number. ठीक है, चल. तो अभी एक ही कॉन्सेप्ट बचा है बेटा, दैट इज द लिमिटेशन. मेरा तुम लोगों से एक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप ये जो 8 सम्स वो लोग ने सोल्यूशन बना कर दिया है ना, वो भी एक बार हो सके तो सॉल्व तो कर ही लेना. और अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो, प्लीज गो थ्रू ऑल द 8 सम्स, क्योंकि अपना वो एक सिलेबस का पार्ट है. अगर ये आपने इंडेक्स नंबर मैथ्स में नहीं पढ़ा होता तो ऑब्वियसली वो मैं भी पढ़ा था. बट आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल. डू यू, अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, इट्स बेटर टू आस्क, डू यू वांट मी टू सॉल्व दीज 8 सम्स? किसी को भी लगता रहेगा कि सर ये 8 सम कल्प वगैरह रहेगा, ऐसा मतलब जो लोगों को कल्प इंडेक्स नंबर 12th में ही है ना तुम लोगों को, हाँ, तो मतलब तू कल्प भी बैठा ही रहेगा बेटा. इफ एनीबडी फील्स कि नहीं सर आप ये भी डिटेल में करवाओ, बेटा आई एम ओके. मतलब मैं अगर थाना से इधर तक आ ही सकता है तो मैं ये सम भी सॉल्व करवा ही सकता है. So if any person feels that 8 plus 5, 13 sums are supposed to be solved by me, let me know, I will solve it for you. Thank you कल्प. चलो, कल्प का जवाब आ गया, मतलब अपन सेफ है. आगे बढ़ते हैं. The last answer in this chapter is by the name of what are the limitations. अब देख, कैन आई से इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन ही बहुत आर्बिट्री है.
वेट्स किसको देने का, किसको नहीं देने का, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का, किसको कम इंपॉर्टेंस देने का, दैट इज वन ऑफ अ लिमिटेशन. सो कहना से सबसे पहला क्या आया, द वेट्स विच आर असाइंड आर आर्बिट्री. We say कि one commodity is more important, we say the another commodity is less important, but that can be subjective also. ये तो एक जिसने इंडेक्स नंबर फ्रेम किया है उसका ओपिनियन है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है. सो द वेट्स दैट आर गिवन आर आर्बिट्री, अज्यूम्ड कि ये वाले का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये वाले को कम इंपॉर्टेंस है. दूसरा क्या आया बेटा, बेस्ड ऑन, बस जब सैंपल आ गया मतलब तू समझ ले, सैंपल डज नॉट कवर द एंटायर डेटा. देख सेंसस जो होता है ना वो पूरे पॉपुलेशन का डेटा लेता है, बट तू सैंपल सर्वे करेगा तो सैंपल माइट नॉट ऑलवेज लीड टू एक्यूरेसी. फॉर एग्जाम्पल इस क्लासरूम के अंदर मैंने 3 लोगों को से सवाल पूछा, एक विहान से पूछा, एक तेरे से पूछा, और एक और कोई तो क्लास की ब्रिलियंट स्टूडेंट रहेगी उससे सवाल पूछा. क्या ये 3 स्टूडेंट्स के बेसिस पर मैं पूरे क्लास के लिए ये रिकमेंडेशन दे दूं कि ये क्लास के अंदर जितने भी लोग हैं सबको 90% आएगा? तुम 3 तो सैंपल हो ना. अरे सैंपल मतलब वो वाला सैंपल नहीं रे दीदी. Can I say you 3 were taken as a sample, but you do not represent for the entire group of data. तो जो सैंपल लेते हैं वो भी बहुत बराबर तरीके का सैंपल लेना चाहिए. तू भी एनएम वाला ही है, वो वेरी गुड कॉलेज इन द सेंट्रल साइड, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. तो we say that there are arbitrary weights, we say that it is based on assumptions and based on samples. It is not practically possible to include all the items in construction of index number, and hence they suffer from which errors? Sampling errors, which is quite possible in data. Next क्या आया, there are changes in the इसीलिए मैंने विहान नहीं, कौन था वो, ईशान. देख भाई टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस सब चेंज होते हैं भाई. आज मैं जब कॉलेज में था ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने जिंदगी में कभी हुक्के को टच भी नहीं किया था टिल माय कॉलेज लाइफ. नाउ थिंग्स आर डिफरेंट. 2 दिन पहले ये टच किया था तो आज मेरा प्रेफरेंस चेंज हुआ है. आज लाइफ के अंदर लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं. आज जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे को स्वाद नाम का एक चॉकलेट पसंद था. आई डोंट नो वेदर यू हैव एवर हैड इट, इफ नॉट यू शुड ऑर्डर इट फ्रॉम Amazon एंड ईट इट वंस. Amazon पे मिलता है, बहुत अच्छा चॉकलेट है, मतलब 200-250 रुपए का खर्चा हो जाएगा, उसमें से 2-4 मेरे को भी देना, मैं भी खाएगा, और मेरे घर पे रहेगा तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आएगा. तो मेरे को वो चॉकलेट बचपन में अच्छा लगता था, पर आज मुझे नहीं अच्छा लगता है. देखो मालूम, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर अगेन, एक आम चस्का नाम का चॉकलेट आता था. आम चस्का कभी किसी ने सुना भी है क्या? जैसे आज के डेट में वो सुपारी वगैरह मिलता है ना पैकेट के अंदर, 1 रुपए का पैकेट के अंदर वो रसीली मिलता है, नहीं मिलन सुपारी, सफिस्टिकेटेड पीपल, लोखंड वाला, ये सब क्या सुपारी विपारी पान बीड़ी. हम लोग ने खाया मोगली. सर मोगली खाओ, मैं मोगली खाया नहीं है, बट तो हमारे टाइम पर है ना बेटा एक खट्टा मीठा आम चस्का नाम का एक क्या बोलूं उसको, माउथ फ्रेशनर टाइप्स आता था. तो आज क्या हो गया, आज के डेट में तो शायद आउटडेटेड हो गया. देख आज के डेट का टेस्ट मोगली हो चुका है, और तू मेरा टार्जन. तो कैन आई से हैबिट्स, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल आर ऑलवेज चेंजिंग. इकोनॉमिक्स बहुत डायनामिक है, एंड ये डायनामिज्म के वजह से हम लोग कभी भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाते नहीं है. सो दैट इज अनदर लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर. नेक्स्ट क्या आया, देयर आर सर्टेन डिफेक्ट्स इन फॉर्मूला. अभी कोई बोलता है कि ये करो, कोई बोलता है वो करो, इसकी माँ का कौन सा सही है मेरे को ही नहीं मालूम है. सो कैन आई से दैट देयर इज नो परफेक्ट फॉर्मूला इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. अगर परफेक्ट होता तो एक ही यूज करते, 6 नहीं यूज करते. इट इज ओनली एन, और बेटा एवरेज हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है. फॉर एग्जांपल एक इनिंग में 0 स्कोर किया, दूसरे इनिंग में 100 स्कोर किया, साला फिर भी मेरा एवरेज 50 है, विच शोज दैट ऑन एन एवरेज आई स्कोर 50 रन्स. अच्छा इसका और डाइवर्स वर्स सिचुएशन, ये तो 0 और 100 का एग्जांपल लिया. एक इनिंग में 0 मारा, दूसरे इनिंग में 300 मारा, मेरा एवरेज 150 का दिखेगा.
तो एक्सट्रीम वैल्यूज जो होता है ना, वो एवरेज कभी भी ठीक तरीके से कंसीडर नहीं करता है. तो कैन आई से एट द एंड ऑफ द एवरेज इज एन एवरेज. So it suffers from limitations of an average. What is the limitation of an average? Lower limit and the upper limits. Are we clear? नेक्स्ट वाला क्या आया? देयर कैन बी एरर्स और बायसनेस इन डेटा. बेटा ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. जो डेटा आया है वो एक्यूरेट है कि नहीं है किसको मालूम है. प्राइजेस जो लिया है वो एक्यूरेट है कि नहीं किसको मालूम है. आउटपुट जो लिया है वो एक्यूरेट है कि नहीं. सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज देयर इन कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इज P1, P0, Q1, Q0, because I don't know whether that data is reliable or not. We have to assume that it is correct. So can I say that index numbers are constructed on various types of data, and अगर डेटा में ही एरर रहेगा, डेटा में ही बायसनेस रहेगा, डेटा जो कलेक्ट हुआ है वही अगर इनकम्प्लीट रहेगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इनकम्प्लीट ही आएगा. ये बराबर है? श्योर हो? नेक्स्ट वाला पॉइंट, इट हैज विथ स्कोप. वाई लिमिटेड स्कोप? क्योंकि प्राइस इंडेक्स नंबर सिर्फ इन्फ्लेशन फाइंड करेगा. प्राइस इंडेक्स नंबर से तुझे सिर्फ ये पता चलेगा कि प्राइसेस में कितने से चेंज आया है. मुझे प्राइस इंडेक्स नंबर से ये थोड़ी पता चलेगा कि तेरे हेल्थ कितना इंप्रूव हुआ है. बिकॉज इंडेक्स नंबर्स आर स्पेसिफिक. एक इंडेक्स नंबर का एक पर्पस है. इंडेक्स नंबर ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में कभी भी बता नहीं पाता है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये नहीं बताएगा कि इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, पॉवर्टी कितना है. इट हैज लिमिटेड स्कोप. इट ओनली कवर्स सर्टन सैंपल्स and not the entire data. So can I say an index number has limited scope because uska it is constructed for one purpose, then it cannot be used for any other purpose. And finally there can be misuse of index number. Excuse me. Sorry. Index numbers are misused. मस्त है ये. They compare a situation in a current year with a situation in a base year. तो मैं झोल करेगा ना. मैं जानबूझ के एक ऐसा बेस ईयर लेगा जिससे डेटा मैनिपुलेट हो जाए. अगर मैं एक बिजनेसमैन है तो मैं बेस ईयर एक ऐसा ईयर लेगा जिसमें प्रॉफिट्स आर वेरी हाई. बेस ईयर का प्रॉफिट्स अगर बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो करंट ईयर में कुछ भी कर ले कमी दिखेगा. तो क्या हुआ? अ बिजनेसमैन may choose a year in which his profit is high as the base year and show that his profit is falling in the. मैनिपुलेशन कर सकते हैं, झोल हो सकता है, जुगाड़ हो सकता है. तो 2 दिन पहले फ्लेवर कौन सा था वो तो बताओ. आजचा गावात तुझ्या कीवी स्प्रिंग वाटर एंड मार्बेला. मत कर बेटा, तू सही है, तू बीड़ी फूक. नहीं चलो. देन नो कंसिडरेशन ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस. हमने तो सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस किया, क्वालिटी पर तो फोकस ही नहीं है इंडेक्स नंबर का, और वो हो भी नहीं सकता. सो द प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स में इग्नोर द चेंजेस इन प्रोडक्ट का क्वालिटी. And at any given time, a better quality product will be higher production cost and therefore higher price than an ordinary commodity. तो देख ये सब limitations है ना, कि आपने चलो प्राइस ले लिया, क्वांटिटी ले लिया, but what if the quality of the product has increased जिसके वजह से प्राइस बढ़ा है. एक्चुअली में इन्फ्लेशन नहीं हुआ ना, वो तो क्वालिटी के वजह से अच्छा मिल रहा है. तो इंडेक्स नंबर के कुछ लिमिटेशंस है which have been mentioned over here. Are we all clear? Read this answer. Let me know if you have any doubts. If not, you all can leave for the day. That's it. Objectives करना है obviously. तेरा अगर हो चुका है तो तू जा, क्योंकि इसका 7 तक हो चुका है ऐसा इसने बोला है. तो तू ये आंसर एक बार रीड कर ले in the next 5 to 10 minutes and you are free to.
क्या बात कर रहा है धर्मवीर, कहां तक पहुंच चुका है कल्प? हाँ नमन, ये बेटा ऐसा तू कभी नहीं बोला हुक्के का असर दिख रहा है, साले लेक्चर लेने का असर भी हो सकता है ये। कितना निच्चड़ प्राणी है, बोलता है हुक्के का असर दिख रहा है। बेटा लेक्चर लेता हूं उसका असर नहीं, दिन में 8-8 घंटा भवो करता हूं मैं, और तू बोलता है ये हुक्के का असर। गलत है तेरा बात दोस्त। और कोई आंसर नहीं है ना बेटा इसमें। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल। लिमिटेशंस आ गया, मतलब जनरली लिमिटेशंस लास्ट आंसर होता है किसी में भी। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन तो है ही। बेटा तेरा कुछ डाउट्स रहेगा वो भी मेरे को पूछना स्टार्ट कर दे। ज्यादा नीचे आ गया ना मैं, सॉरी। 152 पे कौन सा वाला? एथ वाला। फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर, चॉइस ऑफ सुटेबल डैश depends on the purpose of index number and availability of data. देख, कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर, फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर चॉइस ऑफ सूटेबल, देख फॉर्मूला इज मोर इंक्लूसिव। व्हाई? बिकॉज जब तू फॉर्मूला लेती है तो उसके अंदर बेस ईयर भी तो हम लेते ही है। सो आई विल स्टिल चेक दिस बिकॉज आई अग्री विथ यू कि आंसर बेस ईयर भी तो हो ही सकता है। डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। मेरे को भी लगता है बेस ईयर साउंड्स मोर रीजनेबल, क्योंकि बेस ईयर का डेटा अवेलेबल है कि नहीं है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो आई विल चेक दिस, आई विल चेक दिस एंड आई विल लेट यू। मतलब फॉर्मूला में भी कैसा है, मैं देखो उसका एक, अगर फॉर्मूला आंसर दिया है तो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि दे आर अज्यूमिंग के बेस ईयर का डेटा अवेलेबल है। एंड फॉर्मूला जब लेते हैं तो फॉर्मूला के अंदर कैलकुलेशन सिर्फ बेस ईयर को लेकर नहीं होता है, करंट ईयर को लेकर भी होता है। तो सिर्फ सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर्मूला इज इंक्लूसिव ऑफ द बेस ईयर, whereas बेस ईयर इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ द फॉर्मूला, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें बेस ईयर का कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है, पर बेस ईयर के अंदर करंट ईयर का नहीं आएगा। तो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई दे मस्ट हैव गिवन द आंसर एज सी, बट आई विल चेक एंड आई विल लेट यू। बेस ईयर के वजह से प्राइजेस चेंज हो जाएंगे, क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। तो कौन सा बेस ईयर लेता है उसके साथ कंपैरिजन होता है ना बेटा। सो विहान, बेस ईयर का जो ईयर है उसके वजह से इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन अफेक्ट होगा। किधर कौन सा वाला चाहिए बोलना। हाँ, इन जनरल असर्शन रीजनिंग एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन आता है। तो अपने को पहले तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है वो फाइंड आउट करो, फिर जो आर है क्या वो ए का रीजन है वो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो कई बार मेरे को भी कंफ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन ही ऐसे टाइप का है, एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर द रीजनिंग इज करेक्ट और नॉट। तो जो ऊपर का स्टेटमेंट है, जैसे कि अगर कोई एक अपन लेते हैं क्वेश्चन 6, इंडेक्स नंबर सफर्स फ्रॉम सैंपलिंग एरर्स, ट्रू। तो 6 वाले का ये वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू है। उसके बाद देयर इज नो परफेक्ट फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये भी ट्रू है।
बट सैंपलिंग एरर का फॉर्मूला के साथ कोई लेना देना है क्या? तो इसका मतलब तुझे ये समझना पड़ेगा, ये जो रीजन है, क्या ये ऊपर वाले के स्टेटमेंट के लिए रीजन है? माय नेम इज प्रीतेश वीरा बिकॉज माय पेरेंट्स नेम्ड इट। तो ये उसका रीजन है ना, तो वो रीजन असर्शन के लिए करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, वो तेरे को तेरा ही दिमाग वापरना पड़ेगा, उसमें और कोई कुछ मदद ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि ये वाले केस में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसके लिए आंसर डी है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर ए। बट ऐसा कोई तो एमसीक्यू होगा जहां पर तेरे को उसका रीजन भी मिलेगा रैंडम। चल क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल, it should be free from natural calamities. True. Base year is a year against which the comparison is made. ये भी true. तो क्या बेस ईयर में हम कंपैरिजन करते हैं, इसकी वजह से बेस ईयर नॉर्मल होना चाहिए? तो इसका मतलब तेरा आंसर अगर इसमें भी हाँ आया तो आई थिंक इसका आंसर सी होना चाहिए। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉक टू सॉल्व असर्शन एंड रीजनिंग कि ये ट्रू है, ये ट्रू है। तेरे को सी और डी में कंफ्यूजन है, इसके लिए मैं दोनों ट्रू वाले बात कर रहा हूं। फिर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट वेदर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए और नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। इन क्वेश्चन नंबर 7 कोई रिलेशन ही नहीं था, बट इन क्वेश्चन नंबर 3 कुछ तो रिलेशन निकला। अब देख और एक कौन सा एमसीक्यू है जिसका आंसर सी है। चल फर्स्ट वाले का आंसर सी है, तो अपन देखते हैं कि अपने को भी वो लग रहा है क्या। इंडेक्स नंबर्स आर रेफर्ड टू एज बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बैरोमीटर मतलब समथिंग विच मेजर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडेक्स नंबर से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये भी ट्रू ही है, मेरे को मालूम है क्योंकि अपना आंसर सी है। इंडेक्स नंबर्स यूज्ड टू मेजर द ट्रेंड्स एंड द चेंज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसीलिए तो उसको बैरोमीटर बोलते हैं। तो कहना है ये जो आर है वो ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आई थिंक यू विल जस्ट रिक्वायर मोर प्रैक्टिस। You will have to solve all the objectives repeatedly to get the belief कि हाँ मैं जो बात कर रहा है वो सेंसिबल है या नहीं। ठीक है, देखो और भी कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो तेरे को लगता है कि मेरे को डिस्कस करना चाहिए? आई कैन अंडरस्टैंड योर कंफ्यूजन कि सर मेरे को सी और डी ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि ए और आर के बीच में कुछ कनेक्शन निकल रहा है। अगर कनेक्शन निकला तो आंसर सी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड ए इज द करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। और अगर उनके बीच में कोई भी रिश्ता निकल रहा नहीं है देन द आंसर इज डी। ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। नो, सैंपल लेता है ना तू, तो हाउ डज इट कंसिडर ऑल द फैक्टर्स? हो गया, मेरे को भी पढ़ा कर हो गया। मेरे को पढ़ा मतलब आई कुड हैव स्टार्टेड विद अ न्यू चैप्टर बट आई थिंक वी आर गोइंग एट अ गुड पेस। मेरा एक अपना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? पब्लिक फाइनेंस है। नेशनल इनकम तो हो गया ना अपना पूरा। आई थिंक नेशनल इनकम आपने पहले स्टार्ट किया था बिकॉज इंडेक्स नंबर सर ने स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक वी विल स्टार्ट विद पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। इसके अंदर क्या है, कुछ है क्या ऐसा? सीए फाउंडेशन में भी है, तो आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम सम सीए पर्सपेक्टिव। ये तो टाइम पास है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर वी शुड ट्राई एंड कंप्लीट एटलीस्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर. So no break. That's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye everyone. Take care.